Good morning, students. Welcome back in your SS class. Student, in the previous video, we have started our last chapter of the 8th standard, that is India after independence. जहां पर हमने जो मेन कॉमन आफ्टर इंडिपेंडेंस के जो इमीडिएट हमारी प्रॉब्लम्स थी उनको डिस्कस किया था. लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था वो था हाउ वर द स्टेट्स टू बी फॉर्म्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस. तो हमारे इंडिया के अंदर इंडिपेंडेंस के बाद जो स्टेट्स थे वो किस प्रकार से फॉर्म हुए थे उसके बारे में डिस्कस किया था. तो जहां पर मैंने आपसे डिस्कस किया कि आफ्टर इंडिपेंडेंस मोस्ट ऑफ द स्टेट्स दे वर यू कैन से फॉर्म्ड ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज एंड यू कैन से लिंग्विस्टिक बेस्ड. जब कभी भी आपके पास लिंग्विस्टिक बेस आ जाता है तो वहां पर आप उसको लैंग्वेज के आधार पर बात कीजिए. जिस वक्त स्टेट को लैंग्वेज के आधार पे बनाया जा रहा था तो कुछ हमारे जो लीडर्स थे दे वर इन द फेवर ऑफ इट एंड सम लीडर्स आर देयर दे वर अगेंस्ट इट. अब जो फेवर में थे वो कौन थे, अगेंस्ट थे वो कौन थे, देख लेते हैं. फेवर में वो व्यक्ति थे जो ये कहते थे कि इट विल बी बेनिफिशियल, बट कुछ हमारे जो इंडियन फ्रीडम फाइटर्स थे या आप कह सकते हो हमारे जो मेन लीडर्स थे वो मानते थे कि इट वुड बी हार्मफुल फॉर द यूनिटी ऑफ द कंट्री. ठीक है, बट प्रोटेस्ट बढ़ता चला गया जिसकी वजह से सिचुएशन ये क्रिएट हो गई कि 1 अक्टूबर 1953 के अंदर हमें आंध्र प्रदेश को बनाना पड़ा. इट वाज द फर्स्ट स्टेट आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हिच वाज फॉर्म ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज. नाउ लेट्स स्टार्ट द यू कैन से स्टडी further. So after the creation of the Andhra Pradesh, other linguistic communities they also demanded their own separate states. अब जो दूसरी लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज थी उन्होंने भी क्या किया, सेपरेट स्टेट की डिमांड करनी शुरू कर दी. अ स्टेट reorganization commission it was set up which submitted its report in 1956 and recommended the redrawing of district and provincial boundaries to form compact provinces of Assamese, Bengal, Oriya, Tamil, Malayalam, Kannada and Telugu speakers respectively. अब एक कमीशन स्टार्ट की गई जहां पर ये कमीशन थी स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड एंड यू कैन से इट वाज सेट अप. और इसने अपनी रिपोर्ट जो थी वो 1956 में दी जहां पर उसने कहा कि कुछ सर्टेन लैंग्वेजेस हैं तो उनको उन एरियाज को हमें क्या करना पड़ेगा, रीअरेंज करना पड़ेगा लैंग्वेज के आधार पे. ठीक है, लैंग्वेज के आधार पे हमें उनको रीअरेंज करना पड़ेगा जिनके माध्यम से हमें न्यू स्टेट्स जो है वो क्रिएट करने पड़ेंगे. The large Hindi-speaking regions of the northern India, it was broken up into different states, into you can say several states. A little later in 1960, the bilingual state of Bombay was divided into separate state for Marathi and Gujarati speakers. अब देखिए, bilingual it means जहां पर डबल लैंग्वेज बोली जा सकती है, it means डबल. ठीक है, तो 1960 के अंदर जो बॉम्बे था क्योंकि उसके अंदर विभिन्न प्रकार बायलिंगुअल आप कह सकते हो वहां पर अलग अलग लैंग्वेज को बोलने वाले व्यक्ति रहते थे, डिफरेंट लैंग्वेज को बोलने वाले व्यक्ति रहते थे, इसलिए उसे मराठी और गुजराती एरिया से अलग कर दिया गया. इन 1966 a state of Punjab it was divided into two part, one is Punjab and the second one is Haryana. अब देखिए 1966 1 नवंबर 1966 को पंजाब और हरियाणा इनको भी दो पार्ट में डिवाइड किया ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज. ठीक है, द फॉर्मर it was a Punjabi speaker area, so mostly Sikh people live here. If we think about the second later one, you can say most of the person who speak Haryani language and Hindi language. तो जो हमारा पंजाब रहा वो पंजाबी लैंग्वेज से रिलेटेड रहा और जो हरियाणा था उसके अंदर मैक्सिमम हरियाणवी और हिंदी लैंग्वेज बोली जाती थी. तो ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर इट वाज आल्सो डिवाइडेड ऑन 1 नवंबर 1966. Okay. Now student, you can see the picture and you can see the map and Indian provinces and princely state before 14 August 1947. अब इस मैप को अगर आप देखते हो सबसे ऊपर जो साउथ नॉर्थ में है जम्मू कश्मीर है, ऐसे ही पंजाब स्टेट हो गया, ऐसे ही अगर हम ऐसे ही घूमते हैं अजमेर का एरिया हो गया, हैदराबाद हो गया, मैसूर हो गया. ठीक है, ये मैप आपका कब था, 1947 से पहले का, मींस 14 अगस्त 1947 के आसपास का. अगर इसी मैप को हम रिसेंट कंपेयर करते हैं, ठीक है, रिसेंट जो धीरे धीरे अगर मैं बात करता हूं आज के मैप से आप कंपेयर करोगे तो मैप में थोड़ा सा आपको चेंजेस नजर आएगा. कुछ ऐसे स्टेट जो कि पहले थे आज नहीं है और कुछ ऐसे हैं जो आज है जो पहले नहीं थे. जैसे मैं हैदराबाद की बात करता हूं
ठीक है। अब ये हैदराबाद नहीं है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर हैदराबाद नहीं है, हैदराबाद यहाँ पर कैपिटल है किसी स्टेट की, ठीक है। तो इस तरीके से नाउ इट वाज यू कैन से, अब यहाँ पर नॉर्मली ये अगर बात करते हैं ऐसे ही, नॉर्मली साउथ में मैसूर की बात करते हैं, ये कर्नाटका रीजन है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे स्टेट थे। अब मेड्रास की बात कर लीजिए, मद्रास कहाँ पर है, ये तमिलनाडु कैपिटल है, ठीक है। तो पुराने टाइम में जो स्टेट्स थे वो धीरे धीरे मर्ज हुए लैंग्वेज के आधार पे, तो धीरे धीरे फिनोमिना जो था आप कह सकते हो ये सब चीजें जो थी वो चेंज हो गई। तो आप देख सकते हो स्टेट शीज टू बी प्रिंसली स्टेट एज एंड इट प्रिंसेस एग्री टू मर्जर विद इन इंडिया, ठीक है। अब कुछ स्टेट ऐसे थे जो क्या हो गए, इंडिया में मर्ज होने के लिए तैयार हो चुके थे। नाउ यू कैन सी द एक्चुअल पिक्चर ऑफ इंडिया जो आज की है। आज भी कुछ पार्ट डिवाइड हो चुके हैं, रिसेंटली अभी चेंज हुआ है, जैसे जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया है, ऐसे ही जो आंध्र प्रदेश है उसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। जो अपर वन है, मींस अपर वन है दैट इज तेलंगाना, एंड बिलो लोअर वन इट वाज इट इज आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे ही बिहार को झारखंड के अंदर चेंज कर दिया गया है, और मध्य प्रदेश को अगर हम बात करते हैं, मध्य प्रदेश को भी 2 पार्ट में छत्तीसगढ़ वगैरह में चेंज कर दिया गया है। ये जो मैप था ये इंडियन स्टेट मैप 1975 का डिनोट करता है, तो इसलिए आपके ये रिसेंट नहीं है, ठीक है। 1975 में आप देख लीजिए इंडिया किस प्रकार का पार्ट बन चुका था, किस प्रकार का एरिया बन चुका था। अब बहुत सारे ऐसे स्टेट थे जो कि पहले थे बट आज नहीं है, ठीक है। तो इससे आप इस मैप से ही आपको क्लियर हो जाते हैं। नाउ प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। लेट्स थिंक अबाउट प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट, lifting India and Indians out of poverty and building a modern technical and industrial base were among the major objective of new nation. New nation it means जो new independent country है इंडिया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, सोसाइटी में से जो पुअर्टी है उन सबको खत्म करना है और मॉडर्न टेक्निकल एंड इंडस्ट्रियल बेस स्टेब्लिश करना है ताकि हम इंडिया को एक न्यू डेवलप कंट्री बना सकें। In 1950, the government set up a planning commission to help design and execute the suitable policies for economic development. इसलिए 1950 के बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, प्लानिंग कमीशन को एस्टेब्लिश किया, एंड द मेन ऑफ दिस प्लानिंग कमीशन इज टू डेवलप इंडिया economically, politically, on every basis. India must be developed. There was a broad agreement on what was called a mixed economy model. Here both the state and the private sectors, state means it means government sectors and the private sectors, they all would play an important role and complementary role in increasing the production of the country, and you can say in generation the job opportunities. So हर एक ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, right students? Now what specially these roles were to be, which industry should be initiated by the state and which by the market, how to achieve a balance between different regions and state, it was to be defined by the planning commission. हर एक चीज जो थी वो प्लानिंग कमीशन ने दिखाया। So 1956 the second 5-year plan it was formulated. This focused strongly on the development of the heavy industries. अगर मैं heavy industry की बात करता हूँ तो आयरन स्टील इंडस्ट्री जो होती है वो आपकी heavy industry के रूप में आती है। ऐसे ही लार्ज डैम्स को क्रिएट करना ये भी आपके इस एरिया में आता है। तो 1956 में जब सेकंड 5-year प्लान फॉर्मुलेट किया गया तो मेन फोकस था वो हैवी इंडस्ट्री के ऊपर रखा गया था। This sector would be under the control of the state. It means government. जो ये sectors हैं they must be under the control of the government. This focus on the heavy industry and the efforts at the state regulation of the economy was to guide economic policy for the next few decades. अब अगले कुछ few decades तक जो ये पॉलिसी थी वो चली, जिसके अंदर मुख्य उद्देश्य जो मुख्य उद्देश्य था इन जो आप कह सकते हो ये जो इंडस्ट्री थी इनको डेवलप करना था। This approach had many strong supporters also, but अगर हम बात करते हैं कि इसका सपोर्टर तो थे ही, साथ में आप यहाँ पर क्रिटिक्स भी मानोगे, क्योंकि किसी भी पहलू की बात करोगे तो उसको सपोर्ट भी किया जाता है और उसके अगेंस्ट बातें भी की जाती हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नेहरू के जो 5-year प्लान्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा नेहरू ने 5-year प्लान्स के बारे में बताया है, जहां पर वो 5-year प्लानिंग जो प्रोसेस है उसके फेवर की बात करते हैं कि किस प्रकार से हम देश को आगे बढ़ाएंगे। तो यू कैन रीड इट। तो अब यहाँ पर बात चल रही थी कि जो भी प्रोग्राम चलाए गए थे उनमें से कुछ व्यक्ति उसके फेवर में थे तो कुछ व्यक्ति उसके अगेंस्ट थे। तो सम फेल्ट दैट इट हैड पुट इन एडिकेट एम्फेसिस ऑन एग्रीकल्चर। इससे क्या हुआ, एग्रीकल्चर के ऊपर प्रभाव कम डाला गया है।
और कुछ ने कहा कि इट हैड नेग्लेक्टेड द प्राइमरी एजुकेशन की बात नहीं कही गई, but still others believed that it had not taken account of the environment implication of the economic policies. जो इकोनॉमिकल पॉलिसीज की वजह से जो एनवायरमेंटल implications क्रिएट होंगी उनके बारे में कोई डिस्कस नहीं है. As Mahatma Gandhi's follower Mira Behan wrote in 1949, by science and machinery, he may get huge return for time, but ultimately will come dissolution. We have got to study Nehru's balance and develop our life within her laws if we are to survive as physically healthy and morally decent species. तो हमें इन सब चीजों को अपनाना पड़ेगा. साइंस और मशीनरीज हैं वो हमारी हेल्प भी करती हैं किस चीज में कि कम समय में आउटपुट ज्यादा मिलती है, बट इसकी वजह से हमें प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है. ठीक है, अब देखिए द सर्च फॉर द इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी. अब यहाँ पर देखिए कि इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी क्या अपनाई गई थी. अगर नॉर्मली बात करते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था आपका 1939 से 1945 के बीच में. ठीक है, अब इस दौरान में हमारी जो इंडिपेंडेंट पॉलिसी, इंडिपेंडेंस के बाद हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या रही है उसके थोड़े से उसके बारे में बता देता हूँ. सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में खत्म हो जाता है. उसके बाद अगर हम बात करते हैं 1950 और 1960 के दौरान में दो वर्ल्ड पावर होती है हमारी, एक यूएसए और एक यूएसएसआर. यूएसए तो आपका अमेरिका हो गया, यूनाइटेड यू कैन से यूएसए हो गया आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और यूएसएसआर जो होता है ये आपका रशिया है. दीज वर द वर्ल्ड बिगेस्ट पावर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. अब इन दोनों के बीच में आप कह सकते हैं कोल्ड वार शुरू हो गया था. इन दोनों के बीच में कोल्ड वार क्रिएट हो गया था. बट जो हमारे इंडिया था उसने किसी भी पक्ष को नहीं अपनाया था. उन्होंने क्या किया, उन्होंने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को फेवर किया था. उन्होंने क्या किया था, नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को फेवर किया था कि वो किसी भी ब्लॉक में नहीं है, ना ही वो यूएसए की साइड है ना ही वो यूएसएसआर के साइड है, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या था, कोल्ड वार क्रिएट हो चुका था. ये भी क्या था, एक तरीके का बहुत बड़ा वॉर रहा जो कि 1950 से 1960 के दौरान में चला. इवन इस वॉर के अंदर अगर हम बात करते हैं, कुछ कंट्रीज यूएसए के साइड थे, कुछ कंट्रीज जो थी यूएसएसआर के साइड थी. ठीक है, बट इस वॉर के अंदर जो नुकसान था वो यूएसएसआर का हुआ, जहां पर उसे 15 न्यू यू कैन से स्टेट्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया था, जिसकी वजह से इसकी जो पावर थी वो बहुत ज्यादा खत्म हो चुकी थी. ठीक है, बट हमारे इंडिया ने क्या किया, नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को अडॉप्ट किया, जहां पर इस मूवमेंट के आधार पे कि वो किसी भी ब्लॉक का, किसी भी कंट्री का फेवर नहीं करते इस पॉलिसी के अंदर. ओके, नाउ द नेशन 60 years on 15 August 2007 India celebrated 60 years of its existence as a free nation. How well has the country done in this time, and what extent has it fulfilled the ideals set out in its constitution? 2007 तक अगर मैं बात करता हूं, इंडिया का 60 इयर्स कंप्लीट हो चुके थे. उसने कितना अचीव कर लिया, कितना उसने गोल रखे थे, वो सब के बारे में अगर हम बात करते हैं, that India is still united. If we think about India, it is a united country and still it is a democratic country. And if we think about the achievements that we might justly be proud of, अगर हम अचीवमेंट की बात करते हैं तो इसमें भी काफी हद तक हमने जो चीजें निर्धारित की थी उन सबको प्राप्त कर लिया है. Many foreigner observers, they had felt that India could not survive as a single country. It would break up into many parts, with each region or linguistic group seeking to form a nation of its own. बहुत सारे व्यक्तियों का मानना था कि इंडिया एक छोटा सा देश नहीं है, मीन्स एक देश नहीं है, ये छोटे छोटे पार्टों का देश है, जहां पर हर एक एरिया के अंदर अपना खुद का एक लिंग्विस्टिक ग्रुप है, खुद का एक अलग जोन है. परंतु कुछ व्यक्तियों का मानना था कि इट वुड कम अंडर द मिलिट्री रूल, और ये सारा का सारा मिलिट्री रूल के अकॉर्डिंग आना चाहिए. However, as many as 13 general elections have been held since independence, as well as hundreds of the state and local elections have already held. There is a free press as well as you can say an independent judiciary also. Finally, the fact that people speak different languages, they practice different faiths, it has not come in the way of the national unity. This is most important thing जो कि हमारे इंडिया के अंदर रही है कि पिछले अगर हम बात करते हैं जो 2007 के अकॉर्डिंग मैं बात करता हूं, तो जितने भी हमारे इंडिपेंडेंस ईयर्स हुए हैं इन सभी सालों के अंदर, मींस आफ्टर इंडिपेंडेंस और टिल नाउ, आज तक इंडिया के अंदर किसी भी प्रकार का कोई ऐसा सिचुएशन नहीं हुई कि उसकी वजह से वहां की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट खत्म होकर दोबारा से उनको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्टैब्लिश करनी पड़ी.
मीन्स हमारे इंडिया में डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज बोली जाती है, डिफरेंट टाइप के एथनिक ग्रुप देखने को मिलते हैं, बट नेशनल यूनिटी को इन्होंने किसी भी प्रकार से हार्म नहीं पहुंचाया है. ऑन द अदर हैंड, डीप डिविजन्स परसिस्ट. Despite constitutional guarantees, the untouchables, as they are now referred to, you can say Dalit face violence and discrimination also. But in many part of rural India, they are not allowed to access of water and source in temples, parks, and etc. You can say. मीन्स काफी प्रयास किया गया, अनटचेबिलिटी को बिल्कुल रिमूव करने की बात की गई, बट वी कैन से दैट कि देयर आर सर्टेन प्लेसेस वेयर दे आर फेसिंग राइट नाउ इन डिस्क्रिमिनेशन आल्सो. हम ये बात बोल सकते हैं, बट फिर भी 100% हमने कोशिश की है, 99% हम सक्सेसफुल भी हुए हैं इस चीज को अचीव करने में. And despite the secular ideals enshrined in the constitution, there have been clashes between the different religious groups in many states. अब देखिए, हम सेकुलर कंट्री की बात करते हैं, दैट मींस धर्म निरपेक्षता की बात करते हैं, जहां पर ऑल जो रिलीजन्स हैं दे आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन. तो फिर भी अगर हम बात करते हैं, कुछ रिलीजियस क्लैशेज भी देखने को मिले हैं, बट मतलब दीज आर नॉट सो मच हाई, यू कैन से हैवी, कि वो हमारी इंडियन जो यूनिटी को है वो तोड़ दे. एंड अबव ऑल, एज मेनी ऑब्जर्वर हैव नोटेड दैट द गल्फ बिटवीन द रिच एंड पुअर्स, वो भी लगातार बढ़ती जा रही है. Some part of India, some group of Indians, they have benefited a great deal of the economic development also. They live in a large houses, they dine in an expensive restaurant, send their children to the expensive private schools and take the expensive foreign holidays also. ठीक है, बट उसी टाइम में अगर हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया के अंदर एक लार्ज सेक्शन है जो कि आज भी बिलो पॉवर्टी लाइन रहता है. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम भी आज भी देखने को मिलती है. हाउसेज इन द अर्बन स्लम एरियाज, लिविंग इन द रिमोट विलेजेस एरियाज. ठीक है, अगर इनकी बात करते हैं, इनके बच्चे आज भी, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो स्कूल में ही नहीं जा पाते. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आज भी हम इंडिया के अंदर देख सकते हैं. बट द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजिंग इक्वालिटी बिफोर द लॉ, बट इन रियल लाइफ सम इंडियंस आर मोर इक्वल देन अदर्स. जजेस बाय द स्टैंडर्ड itself, you can say it sets itself as independent. The Republic of India has not been a great success, but it has not been a failure either. अब हमने कहा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इक्वालिटी की बात की है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, इक्वालिटी की बात की है, पर कुछ प्लेसेज ऐसी हैं जहां पर आपको इनइक्वालिटी देखने को मिलती है. मान सकते हैं इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, बट इट डज नॉट मीन कि इट इज अ फेलियर ऑफ इंडिया. इंडिया ने कोशिश की है और इंडिया ने इस इंडिपेंडेंस को अचीव करने की बात भी की है. मीन्स इंडिया काफी हद तक अपने इस गोल को अचीव कर चुका है. ये जो चीजें हैं वे आपकी 1 से 2% है, धीरे धीरे उन सब चीजों को अचीव कर सकते हैं. ठीक है, तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जिस सपने को देखा गया उस सपने को पूरा भी किया गया. ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट एक स्टोरी दी गई है, ये है श्रीलंका की स्टोरी. आप श्रीलंका की स्टोरी को पढ़िए. ठीक है, स्टोरी से को पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा, और कंपेयर कीजिए विद इट दिस स्टोरी विद इंडिया, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार की प्रॉब्लम नॉर्मली आपको देखने को मिलती है. स्टोरी का थोड़ा सा आपको थोड़ा सा मैं आपको बता सकता हूं, थोड़ा सा स्टोरी के बारे में बता देता हूं. श्रीलंका 1948 के अंदर इंडिपेंडेंट हुआ. 1948 के अंदर इंडिपेंडेंट होने के बाद वहां पर दो मेजर कम्युनिटी थी, मींस दो लैंग्वेज थी. द फर्स्ट वन इज सिन्हाला लैंग्वेज. 74% जो पीपल थे वो सिन्हाला लैंग्वेज बोलते थे. सेकेंड लैंग्वेज जो थी वो थी आपकी तमिल लैंग्वेज. अब तमिल की अगर मैं बात करता हूं, तमिल जो थी वो नियर अबाउट 18% थे. 74 सिन्हाला थे, 18% जो थे वहां पर क्या थे, तमिल स्पीकर पर्सन थे. अब इन तमिल में भी दो ग्रुप थे, देयर आर टू सब ग्रुप इन तमिल पीपल. ठीक है, इनमें से 13% तमिल स्पीकर वो थे जो कि नेटिव श्रीलंकन माने जाते थे, और 5% जो थे वो इंडियन तमिल माने जाते थे, जो कि उनके फोर फादर जो थे प्लांटेशन स्लेव के रूप में श्रीलंका में गए थे. ठीक है, इसके अलावा अगर मैं सिन्हाला की बात करता हूं तो वो बौद्ध धर्म को मानते थे, दे वर बुद्धिस्ट. बट ऑन द अदर हैंड इफ यू थिंक अबाउट द तमिल पीपल, दे आर हिंदू एंड मुस्लिम्स. 7% के नियर अबाउट वहां पर क्रिश्चियन भी देखने को मिलते थे, जो कि सिन्हाला और आप कह सकते हो दूसरी जो लैंग्वेज तमिल थी वो बोलते थे. अब इन दोनों के बीच में थोड़ा सा सिविल वॉर की सिचुएशन क्रिएट होगी. कैसे कि 1956 के अंदर वहां पर लैंग्वेज के आधार पे थोड़ा सा प्रॉब्लम किया गया. मींस सिन्हाला को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज को डिसाइड कर दिया गया. मैक्सिमम जो प्रेफरेंस पॉलिसीज थी वो अपनाई गई, जहां पर जॉब के अंदर या आप कह सकते हो स्कूल्स में एडमिशन या के लिए, या हायर जो हायर
क्लासेस को अटेंड करने के लिए आप कह सकते हो, या बड़ी बड़ी जो एंट्रेंस एग्जाम वगैरह है, इन सब के अंदर जो प्रेफरेंस पॉलिसीज थी वो सिन्हाला को भी दी जाती थी, जिसकी वजह से जो श्रीलंकन तमिल थे वो अपने आप को, मीन्स जो तमिल पीपल थे वो अपने आप को देश से अलग मानने लगे। इसी वजह से वहां पर एक सिविल वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, ठीक है, क्योंकि मेजोरिटी सिन्हाला की होती थी तो गवर्नमेंट हमेशा सिन्हाला की बनती थी, ठीक है। इसलिए तमिल पीपल ने क्या किया, तमिल पीपल ने वहां पर अलग स्टेट की डिमांड कर दी गई थी। तो उस तरीके से अगर हम बात करते हैं तो वहां पर केवल दो ही लैंग्वेज की पॉलिसी थी, दो ही लैंग्वेज थी, और उन दोनों लैंग्वेज के अंदर सिविल वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। बट इसी सिचुएशन को हम इंडिया से कंपेयर करते हैं। इन इंडिया वी हैव नियर अबाउट 22 शेड्यूल लैंग्वेज, ठीक है, और इसके अलावा भी लोकल लैंग्वेज बोली जाती है। पर इंडिया की जो स्टेट से रिलेटेड पॉलिसीज थी वो इतनी पावरफुल थी कि आज तक इंडिया में सिविल वॉर जैसी सिचुएशन कभी क्रिएट नहीं हुई। तो ये हमारे इंडिया की, आप कह सकते हो इंडिपेंडेंस के बाद जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे या हमारे जो इंडियन लीडर्स थे, या हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, इंडियन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करते हैं, ये हमारे सक्सेस का सबसे बड़ा एग्जाम्पल माना जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, so students, the chapter is over. I think everything is clear to all of you, so I'll see you in the next video. Thank you, have a nice day.